भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को भारत की केंद्र सरकार में कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिलने के बाद आजाद भारत में या इंडिपेंडेंट इंडिया में पहली बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया था 1968 में, और दूसरी बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया था 1986 में। और आज 2020 34 इयर्स के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति को दोबारा लाया गया है। और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सबसे अहम, जटिल और हाईलाइटिंग फीचर दैट इज 5+3+3+4 सिस्टम को मैं संदीप सिंह आप सबके साथ डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। यह सिस्टम इसलिए इंपॉर्टेंट है और मैंने इसलिए इसको इस शिक्षा नीति का हाईलाइटिंग फीचर कहा है क्योंकि इस सिस्टम के आने की वजह से एक बहुत बड़ा सवाल सबके सामने खड़ा हो गया है कि क्या इतने सालों से अब तक जो 10वीं और 12वीं की बोर्ड एग्जाम्स की पारंपरिक पद्धति थी, क्या उसे रद्द करके एक नई शिक्षा प्रणाली को लाया जाएगा। इसे समझने के लिए आइए समझते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 5+3+3+4 सिस्टम क्या है। पॉलिसी के हिसाब से किसी भी बच्चे की स्कूल लाइफ को अलग अलग सेगमेंट्स में, अलग अलग भागों में, अलग अलग चरणों में विभाजित किया गया है, डिवाइड किया गया है, जिसे मैं एक एक करके आप सबके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहला सेगमेंट जो आप देख सकते हैं वो उन बच्चों के लिए है जो 0 to 3 इयर्स की एज ब्रैकेट में है। 0 से 3 साल की आयु के बच्चों के लिए पहला सेगमेंट या चरण बनाया गया है। ये वो सेगमेंट है जहां पर बच्चा काफी छोटा रहता है, एक बहुत प्री मैच्योर लर्निंग स्टेज पर रहता है और बहुत ही बेसिक स्किल्स को वो सीखता है, अडेप्ट करता है, शेप्स को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करता है, लोगों को पहचानना शुरू करता है, चलना शुरू करता है। तो ये बहुत ही प्री मैच्योर स्टेज रहती है। जो अगली स्टेज रहती है उसे बोला गया है फाउंडेशनल स्कूल। ये उन बच्चों के लिए है जो 3 से 8 साल की आयु के होते हैं, जो 3 to 8 इयर्स की एज ब्रैकेट में आते हैं। ये जो फाउंडेशनल स्कूल है, इस स्कूल की जो टोटल ड्यूरेशन है वो 5 इयर्स है और ये 5 इयर्स 2 सब कैटेगरीज में ब्रेक हुई है, जिसमें से पहली सब कैटेगरी है प्री स्कूल की, जिसे आंगनबाड़ी भी बोला जाता है बहुत जगहों पर। इसका जो ड्यूरेशन है वो 3 साल है। और जो दूसरी कैटेगरी है वो है फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड के लिए, जिसमें बच्चा 2 साल निकालेगा। इन दोनों को मिलाकर 5 साल की अवधि बनती है फाउंडेशनल स्कूल की। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया कि फाउंडेशनल स्कूल के जो पहले वाला फेज है वो प्री फाउंडेशनल स्कूल कहलाता है, जो बहुत ही प्री मैच्योर लर्निंग का रहता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे में वो सभी एबिलिटीज नहीं रहती जो उस बच्चे को स्कूल में जाने से पहले आनी चाहिए। इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए फर्स्ट स्टैंडर्ड में एक बच्चे को स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल प्रोवाइड किया जाता है 3 महीने का। इस स्कूल प्रिपरेशन मॉड्यूल की खास बात यह है कि ये जो मॉड्यूल है ये प्ले बेस्ड रहता है। खेल खेल में सीखने के आधार पर इस पूरे मॉड्यूल को एनसीईआरटी और सभी राज्यों के एससीईआरटीज, जो कि स्टेट काउंसिल्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, ये दोनों मिलकर इस मॉड्यूल को, इस फ्रेमवर्क को डिजाइन करेंगे। तो ये रहे प्री फाउंडेशनल स्कूल और फाउंडेशनल स्कूल। इन दोनों करिकुलम्स को डिजाइन करने का जो जिम्मा है वो है एनसीईआरटी का, और उस फ्रेमवर्क को बोला गया है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसे बार बार पॉलिसी में ईसीसीई नाम से संबोधित किया गया है। अब एक चीज ध्यान रखनी है कि इस पूरे फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करने के लिए 4 मंत्रालयों को जिम्मेदारी दी गई है, जिनमें से सबसे पहला मंत्रालय है एचआरडी मिनिस्टर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका नाम बदल के अब शिक्षा मंत्रालय या एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। जो दूसरा मंत्रालय है वो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। जो तीसरा मंत्रालय है वो है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, और चौथा मंत्रालय है ट्राइबल अफेयर्स। तो ये चारों मंत्रालय मिलकर इस पूरे फ्रेमवर्क को कंट्री वाइड पूरे देश में लागू करने के लिए जिम्मेदार रहेंगे। ये जो फ्रेमवर्क है ये ना ही केवल बच्चों के लिए बल्कि इसमें शिक्षकों के लिए, टीचर्स के लिए भी ट्रेनिंग और सीखने के कई प्रावधान हैं। तो ये रहे पहले 2 चरण। अब चलते हैं आगे के चरणों में। इसके बाद जो नेक्स्ट फेज या सेगमेंट आता है उसे कहा गया है प्रिपरेटरी स्कूल।
ये प्रिपरेटरी स्कूल की जो टोटल ड्यूरेशन है वो 3 साल है, और इन 3 साल में एक बच्चा 3rd, 4th और 5th स्टैंडर्ड में पढ़ाई करेगा। ये फेज उन बच्चों के लिए है जो 8 to 11 इयर्स की एज ब्रैकेट में आते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है कि 3rd क्लास में और 5th क्लास में स्टेट स्कूल एग्जामिनेशंस का प्रावधान किया गया है। यह शिक्षा प्रणाली में एक नया प्रावधान है। 4th क्लास में, 1st क्लास में, 2nd क्लास में एक कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होगा, असेसमेंट होगा, जहां पर कंटिन्यूअसली बच्चे की सीखने की एबिलिटी को और लर्निंग एबिलिटी को मॉनिटर किया जाएगा। लेकिन एक नया प्रावधान जो इस नीति में लाया गया है वो ये है कि 3री कक्षा और 5वीं कक्षा में स्टेट स्कूल एग्जामिनेशंस होंगे। अब इसका जो अगला चरण है वो अगला चरण है मिडिल स्कूल का। मिडिल स्कूल की जो पूरी कालावधि है वो है 3 साल की, और इस 3 साल में एक बच्चा 6th, 7th और 8th स्टैंडर्ड में अपनी पढ़ाई करेगा। ये चरण उन बच्चों के लिए है जो 11 से 14 साल की उम्र के होते हैं, जो 11 इयर्स टू 14 इयर्स की एज ब्रैकेट में आते हैं। और इसमें भी 3rd, 5th की तरह 8th स्टैंडर्ड में स्टेट स्कूल एग्जामिनेशंस का प्रावधान होगा। तो 1st, 2nd, 4th, 6th और 7th में कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन होगा स्टूडेंट का, लेकिन 3rd स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड में स्टेट स्कूल एग्जामिनेशंस होगा। और इस तरीके से मिडिल स्कूल के चरण को आपस में बांटा गया है। इसका जो अगला चरण है वो है हाई स्कूल का। हाई स्कूल के चरण की जो पूर्ण कालावधि है वो है 4 साल की, और इन 4 सालों को 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। 2-2 साल के, जिसमें पहले 2 साल में एक बच्चा 9th और 10th पढ़ेगा और दूसरे 2 सालों में 11th और 12th पढ़ेगा। एक बहुत बड़ा सवाल जो इस नीति के आने से उठा था वो ये था, क्या 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स रद्द हो जाएंगे? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 3rd, 5th और 8th में स्टेट स्कूल एग्जामिनेशंस होंगे, और उसी के साथ साथ 10th और 12th में पारंपरिक तौर पर बोर्ड एग्जाम्स लिए जाएंगे, लेकिन उनमें कुछ बदलाव और संशोधन किए जाएंगे जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। एक चीज ध्यान रखनी है कि 6th क्लास में वोकेशनल सब्जेक्ट्स को चूज करने का प्रावधान रखा गया है। वोकेशनल सब्जेक्ट्स का मतलब यह है कि अभी जो शिक्षा प्रणाली चल रही है उसमें एक बार बच्चा स्कूल में एंटर हुआ या 1st स्टैंडर्ड से पढ़ना स्टार्ट हुआ तो 10वीं क्लास तक वो सब्जेक्ट्स को बदल नहीं सकता, लेकिन अब 6th क्लास में उसे ऑप्शन रहेगा वोकेशनल सब्जेक्ट्स को चूज करने का। और इन वोकेशनल सब्जेक्ट्स को अगर वो बदलना चाहता है तो 10th क्लास में उसके पास में एक एग्जिट ऑप्शन भी रहता है, जिसे वो ड्रॉप करके एक नई स्ट्रीम को चूज कर सके। सो 6th क्लास में वोकेशनल सब्जेक्ट्स का प्रावधान है। उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि 3rd क्लास में लिटरेसी और न्यूमरेसी को सुनिश्चित किया गया है। इस चीज का ध्यान रखा गया है कि 3rd क्लास में आते तक एक बच्चा पूर्ण रूप से रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स में महारत हासिल कर चुका हो, उसे बेसिक रीडिंग और राइटिंग आता हो, बेसिक न्यूमरेसी आता हो, बेसिक एरिथमेटिक कैलकुलेशंस उसे अच्छी तरीके से आते हो, प्लस माइनस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सभी ऑपरेशंस को वो पूर्ण रूप से समझता हो और इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की उसमें पूर्ण क्षमता हो। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि प्रिपरेटरी, मिडिल और हाई स्कूल के सेगमेंट्स में ओपन और डिस्टेंस लर्निंग का प्रावधान आ जाता है, जो कि संचालित किया जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग और स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग को एक साथ मिलाकर, क्योंकि जो 2 करोड़ बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं अलग अलग परिस्थितियों की वजह से, उन 2 करोड़ बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने की दिशा में यह एक कारगर कदम उठाया गया है। तो बेसिकली ये है 5+3+3+4 सिस्टम। इस सिस्टम में सिस्टम को सुधारने की प्रयत्न किया गया है, प्रणाली को सुधारने का प्रयास किया गया है, नए रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, नए नए सुधारों को लाया गया है। 10th और 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स पारंपरिक तौर पर बनाए रखे जाएंगे, लेकिन उनमें चेंजेस और संशोधन होंगे। आप मुझे बताइए कि क्या ये प्रणाली हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था के लिए अच्छी है, कारगर है, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? अपने व्यूज, रिव्यूज नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। आपको ये वीडियो कैसा लगा उसमें भी आप अपने सुझाव भेजिए, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप शेयर कीजिए, ताकि लोगों को समझ में आए
कि भारत में हाल ही में जो नई शिक्षा नीति को लाया गया है, इस शिक्षा की नीति में 5+3+3+4 सिस्टम एग्जैक्टली क्या है। और भी वीडियोस के लिए जितने भी श्रोता पहली बार मुझे देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में अभी बहुत सी ऐसी नीतियां हैं, बहुत से ऐसे चरण है, बहुत से ऐसे पहलू हैं जिनके ऊपर डिस्कशन करना बाकी है। अगली वीडियोस में मैं उन मुद्दों को भी आप सबके साथ डिस्कस करूंगा। तब तक बने रहिए, जुड़े रहिए, सीखते रहिए और धन्यवाद।